Hello everyone. Today we will discuss about peptic ulcer. So first we will see introduction of peptic ulcer. पेप्टिक अल्सर एक सोर है जो कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ योर स्टमक और ड्यूडेनम में। पेप्टिक अल्सर सोर है जो स्टमक की या फिर ड्यूडेनम की लाइनिंग में अकर होता है और आपके फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में अकर होता है। जो पेप्टिक अल्सर है वो कब हैपन होता है, जब एसिड जो हम हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, वो धीरे धीरे क्या करता है, वॉल्स ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम को डैमेज करने लगता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेक्शन का विथ अ बैक्टीरियम कॉल्ड हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मोस्ट कॉमन कॉज इन्फेक्शन होता है इसमें, और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण। अनदर कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज तो ये हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण हमें पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। दूसरा कॉज क्या है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। अगर हम बहुत लंबे समय तक एनसेड्स का जैसे एस्पिरिन, आइब्रोफिन, इन सब का यूज़ करते हैं तो ये क्या करती हैं, हमारी लाइनिंग को, म्यूकस लाइनिंग को इरिटेट करती हैं और अल्सर कॉज करती हैं। और ये इंटरफेयर करती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ, जो कि एक केमिकल्स है जो हेल्प करता है म्यूकस लाइनिंग को बराबर से रेगुलर से रखने में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेस और स्पाइसी फूड जो है वो अल्सर कॉज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वर्स बना सकते हैं। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अब हम डील करेंगे डेफिनेशन। पेप्टिक अल्सर आर ओपन सोर्स दैट डेवलप ऑन इनसाइड ऑफ योर स्टमक एंड अपर पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पेप्टिक अल्सर हैं वो ओपन सोर्स हैं जो डेवलप होते हैं लाइनिंग ऑफ योर स्टमक में और अपर पोर्शन ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन में। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स क्या है पेप्टिक अल्सर का, स्टमक पेन। Then we will see the types of peptic ulcer. You can have two types of peptic ulcer disease. टू टाइप्स के पेप्टिक अल्सर होते हैं, फर्स्ट गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर नाम से ही पता चल रहा है आपके स्टमक लाइनिंग में रहेगा। ड्यूडेनल अल्सर कहाँ रहेगा, दिस अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे टॉप वाले एंड के स्मॉल इंटेस्टाइन में अपीयर होगा। एंड ऑर्गन डेट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब मच ऑफ फूड यू ईट, जहाँ पर ये ऐसा ऑर्गन है ड्यूडेनल जहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब्ड होता है ना, जो भी हम खाते हैं। ये इंटेस्टाइनल का एक ऐसा पार्ट है ड्यूडेनल, वहाँ भी अल्सर कॉज होगा। देन वी विल सी द इटियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियम। सबसे पहला हमने देखा था हेलिकोबैक्टर बैक्टीरियम एच पाइलोरी। बैक्टीरियम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कॉमनली live in the mucus layer that covers and protect tissue that line of stomach and small intestine। जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया है वो कॉमनली लिव रह सकता है, जिंदा रह सकता है कहाँ पर, म्यूकस लेयर में। कहाँ लाइव रह सकता है, म्यूकस लेयर में। जो म्यूकस लेयर कवर और प्रोटेक्ट करती है हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को, वहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कॉमनली लाइव रह सकता है। इट प्रोड्यूस यूरिएज एंजाइम दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड बाय मेकिंग इट लेस एसिडिक। और ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या करता है कि बहुत ज़्यादा यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करता है ना, जो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के एसिड को, उसको लेस एसिडिक बनाने के लिए। टू कंपनसेट फॉर दिस द स्टमक मेक्स मोर एसिड विच इरिटेट द स्टमक लाइनिंग। टू कंपनसेट फॉर दिस स्टमक मेक्स मोर एसिड विच इरिटेट स्टमक लाइनिंग। अब देखो स्टमक इससे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, अब देखो लेस एसिडिक प्रोड्यूस करेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है,
यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेगा, स्टमक के एसिड को लेस एसिडिक बनाएगा। अब उससे प्रोटेक्ट रहने के लिए, उससे बचने के लिए स्टमक क्या करेगा, मोर एसिड प्रोड्यूस करेगा, और जैसे ही मोर एसिड प्रोड्यूस करेगा ये स्टमक की लाइनिंग को क्या करने लगेगा, एसिड इरिटेट करने लगेगा। Helicobacter pylori also weaken the defense system of stomach and cause inflammation. Helicobacter pylori है जो बैक्टीरिया, वो क्या करता है, हमारे डिफेंस मैकेनिज़म्स जो स्टमक का होता है उसको बहुत ज़्यादा वीक करता है और क्या करता है, स्टमक में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। देन वी विल सी H. pylori के बारे में हम देखेंगे क्या है। H. pylori is a unique in its ability to thrive in human stomach. जो H. pylori है उसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है टू थ्राइव इन द ह्यूमन स्टमक। उसमें इतनी यूनिक एबिलिटी होती है कि वो वेल डेवलप हो सकता है ह्यूमन के स्टमक में। अब ये यूनिक एबिलिटी उसमें ऐसे कैसे होती है, तो इट डज बाय एक्टिवेटिंग इट्स ओन साइटोप्लाज्मिक यूरिएज। ये कैसे होगा, ये खुद अपना साइटोप्लाज्मिक यूरिएज एक्टिवेट करता है जो कन्वर्ट करता है यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में और अमोनिया में। द अमोनिया फर्स्ट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड। अब अमोनिया सबसे पहले क्या न्यूट्रलाइज करेगा, गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। डेट एंटर्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि कहाँ से एंटर होता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया से, और प्रिवेंट एसिडिफिकेशन एट द इनर मेम्ब्रेन। और किसको प्रिवेंट करता है, इनर मेम्ब्रेन को ज़्यादा एसिडिफिकेशन होने से। देन हमने सेकंड कॉज क्या देखा था, एनसेड्स का ज़्यादा यूज़ करने से हमें पेप्टिक अल्सर कॉज होता है। टेकिंग एनसेड्स सच एज एस्पिरिन, आइब्रूफिन एंड नेप्रोक्सिन इज अनदर कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। एनसेड्स रिलीव पेन, NIH एक्सटर्नल लिंक, बट दे ऑल्सो मेक स्टमक लाइनिंग मोर प्रोन टू डैमेज एंड अल्सर्स। अब देखो एनसेड्स तो मतलब बहुत सारे लोग कॉमनली लेते हैं पेन में, है ना। ये क्या करता है, पेन को रिलीव करता है, लेकिन ये साथ में क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है और अल्सर कॉज करता है। सम टाइप्स ऑफ एनसेड्स आर मोर लाइकली कॉज अल्सर देन अदर्स। Then we will discuss about pathophysiology of peptic ulcer due to etiological factor। मतलब ये जितने भी अभी हमने कॉजेस पढ़े उसके कारण इम्पेयर्ड म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्शन। अब जो म्यूकोजल बैरियर है, म्यूकोजल लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को, वो क्या होंगी, इम्पेयर्ड होंगी। फिर उसके बाद क्या होगा, इम्बैलेंस बिटवीन गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजल डिफेंस फोर्सेज एंड एग्रेसिव फैक्टर। अब यहाँ पे इम्बैलेंस होगा किसके बीच में, गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजल डिफेंस फोर्सेज और एग्रेसिव फैक्टर के बीच में, मीन्स टोबैको, अल्कोहल एंड एनसेड्स। देन क्या होगा, लो फंक्शन ऑफ म्यूकोजल सेल्स, लो क्वालिटी ऑफ म्यूकस, लेस ऑफ टाइट जंक्शन बिटवीन सेल्स। अब जो म्यूकोजल सेल्स हैं उसमें जो फंक्शन होगा वो लो होने लगेगा धीरे धीरे, म्यूकस की क्वालिटी धीरे धीरे लो होने लगेगी, और जो टाइट जंक्शंस हैं सेल्स के बीच में वो भी क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे लूज़ होने लगेंगे। देन उसके बाद क्या होगा, म्यूकोसा डैमेज होने लगेगा और ये अनेबल टू सीक्रेट इनफ म्यूकस। अब ये इनफ म्यूकस सीक्रेट नहीं कर पाएगा, है ना, जो एक्ट करता है बैरियर अगेंस्ट HCl के अगेंस्ट में ये क्या रहता है, बैरियर रहता है म्यूकस। अब जब म्यूकोसा ही डैमेज होने लगेगा तो म्यूकस भी सीक्रेट नहीं होगा, म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो HCl में जो बैरियर था वो भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक प्रोड्यूस होने लगेगा, सीक्रेट होने लगेगा। सीवियर अल्सरेशन पेप्टिक अल्सर अकर मोर ऑफन टू द ड्यूडेनम। फिर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर अकर होने लगेंगे ड्यूडेनम में। ये होगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। देन वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स। डेइंग और बर्निंग पेन इन योर मिडिल और अपर स्टमक।
क्या होगा कि जो हमारा ग्रेइंग और बर्निंग पेन इन योर मिडिल और अपर स्टमक, हमारे मिडिल या फिर अपर स्टमक में क्या होने लगेगा, एक बर्निंग टाइप में पेन होने लगेगा, जलन होने लगेगी बिटवीन मील्स एट नाइट और एट नाइट। कब होगा, खाना खाने के बाद या फिर रात में क्या होगा, हमारे पेट में जलन होने लगेगी। पेन डेट टेम्परली डिसअपियर्स इफ़ यू ईट समथिंग और टेक एन एंटासिड। अगर हम कुछ अगर खा रहे हैं या फिर हम एंटासिड ले रहे हैं, है ना, तो पेन क्या होगा, टेम्परली डिसअपियर्स हो जाएगा। मतलब जब हम एंटासिड लेंगे या फिर हम कुछ ईट करेंगे तब क्या होगा, पेन डिसअपियर होने लगेगा और फिर उसके बाद फिर हमें पेन होने लगेगा। ब्लोटिंग फीलिंग आएगी, ऐसी फीलिंग आएगी जैसे हमारा पेट भरा भरा है ना। हार्ट बर्न होगा, ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है, जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो हार्ट बर्न तो होगा ही, है ना, क्योंकि HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, एब्डोमिनल बर्निंग भी होगी, बेल्चिंग होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी। अब जब भूख लगना बंद होगी तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस भी होगा। इसके क्या सीरियस सिम्टम्स क्या होंगे, ब्लडी स्टूल, स्टूल में क्या आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा, स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, रेड ब्लैक टेरी इन टेक्सचर हो जाएगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा हमें क्या होने लगेगा, एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। ओकेजनली वॉमिटिंग विद ब्लड, वॉमिटिंग के साथ क्या आने लगेगा, ब्लड भी आने लगेगा हमें। डार्क स्टूल्स को हम क्या बोलते हैं, मेलिना, है ना। डार्क स्टूल विथ विदाउट विजिबल ब्लड, डार्क स्टूल विथ और विदाउट विजिबल ब्लड हो सकता है। Then we will discuss about risk factors of peptic ulcer. ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल कैन इरिटेट। अब देखो, जब हम अल्कोहल ड्रिंक करेंगे तो ये क्या करेगा, पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। अल्कोहल कैन इरिटेट एंड एरोड द म्यूकस लाइनिंग ऑफ योर स्टमक, अल्कोहल क्या करता है, हमारी म्यूकस लाइनिंग को इरिटेट करता है। एंड इट इज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड डेट्स प्रोड्यूस्ड, ये क्या करता है कि स्टमक के एसिड को भी क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। हैव अनट्रीटेड स्ट्रेस, इसके कारण क्या होता है, अनट्रीटेड स्ट्रेस होता है, ऐसा स्ट्रेस होता है जो ट्रीट नहीं हो सकता है। ईट स्पाइसी फूड्स, स्मोकिंग, ज़्यादा हम स्पाइसी फूड खाएंगे तो उसके कारण भी हमें क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अनट्रीटेड स्ट्रेस होगा, उसके कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। देन वी विल सी स्मोकिंग, स्मोकिंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब स्मोकिंग भी क्या कर सकता है, पेप्टिक अल्सर के रिस्क को इंक्रीज कर सकता है प्यूपल्स में हु आर इन्फेक्टेड विथ एच पाइलोरी। अब वो वैसे भी इन्फेक्टेड है एच पाइलोरी से, उसमें आप फिर भी स्मोकिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, इसके रिस्क को और इंक्रीज करेगा। People who are regularly smoke tobacco are more likely to develop peptic ulcer, जो लोग रेगुलर टोबैको और स्मोकिंग का यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर का डेवलप होने के एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। Now we will see the diagnostic evaluations of peptic ulcer. It is done by following manner, दो मैनर से होंगे, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट वी विल सी द हिस्ट्री टेकिंग, हम पेशेंट से क्या क्या पूछेंगे अगर उनको पेप्टिक अल्सर है तो। हैव यू इनटेक टू मच क्वांटिटी ऑफ स्पाइसी फूड, हम पूछेंगे कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में स्पाइसी फूड तो नहीं खाते हैं। हैव यू सेंस ऑफ हार्ट बर्न, आपको ऐसा सेंस तो नहीं आ रहा कि आपका हार्ट बर्न हो रहा हो, है ना। हैव यू प्रीवियस हिस्ट्री रिगार्डिंग अपर एब्डोमिनल पेन, इससे पहले आपको कभी किसी टाइम पे अपर एब्डोमिनल में पेन होता था या नहीं होता था। आर यू टेकिंग टू मच ऑफ एनसेट्स ड्रग्स, हम पूछेंगे एनसेट्स ड्रग्स आप ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। हैव यू कंज्यूम टू मच क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल एंड अदर बिवरेजेस, आप ज़्यादा क्वांटिटी में एल्कोहल या फिर अदर बिवरेजेस तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हमें क्या करना है, पेशेंट से पूछना है। अब देखो, हम फिज़िकल एग्जामिनेशन देखेंगे पेशेंट का, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे,
नर्सेज परफॉर्म एच पाइलोरी ब्रीथ टेस्ट, एच पाइलोरी ब्रीथ टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। फिर नर्सेज परफॉर्म स्टूल सैम्पलिंग फॉर डिटेक्शन ऑफ एच पाइलोरी। अब एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए कि एच पाइलोरी है प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, स्टूल सैम्पलिंग लेगी। कौन लेगी, नर्स लेगी। अब हम कंफर्म टेस्ट यूज़ करेंगे, ये तो हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन हो गया। अब कंफर्म टेस्ट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, ब्रीथ टेस्ट, वही एच पाइलोरी ब्रीथ टेस्ट, स्टूल एंटीजन टेस्ट, स्टूल सैम्पलिंग लेंगे, बेरियम स्वेलो, एंडोस्कोपी करेंगे और अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सरे। ब्रीथ टेस्ट देखिए, अब ब्रीथ टेस्ट कैसे होता है। द एच पाइलोरी ब्रीथ टेस्ट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग इनटू बैलून लाइक बैग। अब इसमें क्या होगा कि हम एक बैलून लाइक का एक बैग लेंगे, बैलून शेप का एक बैग आता है, वो सेफ रहता है और इजी रहता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए। डायग्नोस एच पाइलोरी इन्फेक्शन एंड डिटरमाइन ट्रीटमेंट एंड क्योर्ड इन्फेक्शन। और क्या होता है ट्रीटमेंट और ये एक सही ट्रीटमेंट है जो इन्फेक्शन को क्योर करता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि एच पाइलोरी ब्रीथ टेस्ट के लिए हम बैलून लाइक एक बैग लेंगे, है ना, जो सेफ है और डिटेक्ट करता है एच पाइलोरी को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो एच पाइलोरी होता है, वो पहले भी हमने पढ़ा था कि यूरिएज एंजाइम को कन्वर्ट करता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस देखो क्या होगा कि जो पेशेंट होगा उसको हम क्या देंगे, यूरिया कैप्सूल्स देंगे। आफ्टर सम टाइम डॉक्टर विल सजेस्ट पेशेंट टू ब्रीथ इन बैग। अब देखो हमने क्या लिया था, एक बैलून लाइक बैग लिया था, उसके बाद हम पेशेंट को कैप्सूल्स देंगे, यूरिया कैप्सूल्स। उसके बाद डॉक्टर क्या सजेस्ट करेगा कि पेशेंट को ब्रीथ करना है किस में, बैग में। अब बैग में जब पेशेंट ब्रीथ करेगा तो लेवल ऑफ CO2 चेक इन ब्रीथ बैग थ्रू लेबोरेटरी। अब देखो अब जैसे ही पेशेंट बैग में ब्रीथ करेगा तो अमोनिया CO2 के साथ क्या निकल कर आएगा, साथ में अमोनिया निकल कर आएगा, है ना, बैग में। फिर क्या होगा कि ब्रीथ लेबोरेटरी में वही बैग को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ CO2 वैल्यू गॉट राइज देन नॉर्मल वैल्यू। अगर देखो CO2 की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव ऑफ फॉर एच पाइलोरी, मतलब एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर कम आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट क्या होता है, गैस्ट्रोस्कोपी। जो गैस्ट्रोस्कोपी है ये कंफर्म करने के लिए टेस्ट होता है कि आपको पेप्टिक अल्सर है या नहीं है। गैस्ट्रोस्कोपी ऑल्सो कॉल्ड अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। इसको और क्या कहते हैं, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। इट इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ अ थिन फ्लेक्सिबल लाइटेंड ट्यूब। इसमें क्या यूज़ होता है, थिन और फ्लेक्सिबल लाइटेड ट्यूब। एक लाइटेड ट्यूब यूज़ होता है जो कि थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है और कैमरे के साथ में होता है ट्यूब, इसको क्या बोलते हैं, एंडोस्कोप। जो एंडोस्कोप है वो थिन फ्लेक्सिबल लाइटेड ट्यूब है जो कैमरे के साथ रहता है, कैमरा फिट रहता है इसमें। इट इज़ यूजुअली डन अंडर लाइट सेडेशन। ये यूजुअली कहाँ कैसे होता है, लाइट सेडेशन में। लाइट सेडेशन में क्यों होगा, क्योंकि जो एंडोस्कोप है उसको नीड्स रहती है कहाँ से पास आउट होने की, माउथ टू डाउन टू द थ्रोट एंड रीच योर स्टमक एंड ड्यूडेनम। ये माउथ से जाता है थ्रोट में, देन स्टमक में, देन ड्यूडेनम में, इसलिए इसको लाइट सेडेशन की ज़रूरत रहती है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है कि आपके डॉक्टर व्यू लेते हैं और इमेजेस लेते हैं आपके स्टमक और ड्यूडेनम की लाइनिंग की, और पता करते हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर है या नहीं है थ्रू द सैंपल से, बायोप्सी से।
देन वी विल सी स्टूल टेस्ट। अब स्टूल टेस्ट क्या होता है? योर प्रोवाइडर में ऑर्डर अ स्टूल एंटीजन और अ स्टूल कल्चर टेस्ट। अब ये दूसरा टेस्ट है, आपका प्रोवाइडर ऑर्डर कर सकता है स्टूल एंटीजन और स्टूल कल्चर टेस्ट के लिए। A stool antigen test looks for antigen to H. pylori in your stool। स्टूल एंटीजन टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि H. pylori प्रेजेंट है या नहीं है आपके स्टूल में। एंटीजेंस आर सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीजेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ट्रिगर्स करते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को। तो H. pylori एंटीजन प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसके लिए हम स्टूल टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। अब हम देखेंगे कि पेप्टिक अल्सर का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो मेडिसिन्स में हम सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक मेडिकेशंस क्या करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करती हैं। ये H. pylori बैक्टीरिया को किल करेंगी। फॉर H. pylori इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट योर डॉक्टर में रिकमेंड combination of antibiotics such as clarithromycin, Biaxin XL and amoxicillin, amoxil, augmentin others और metronidazole फ्लैजलिल टू किल द बैक्टीरियम। अब ये एंटीबायोटिक जो मेडिसिन हैं ये क्या करेंगे, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, ये क्या करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया को किल करेंगी। बी श्योर टू टेक द फुल एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन। आपको क्या करना है, फुल एंटीबायोटिक प्रेस्क्रिप्शन लेना है, जो भी डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करें, यूजुअली फॉर 7 to 14 डेज़। कब तक लेना है, 7 to 14 डेज़ तक, अलॉन्ग विथ मेडिकेशन टू ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन। उसके साथ क्या करना है, ये मेडिकेशंस क्या करेंगी, एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक करने का काम भी करेंगी। इट मीन्स आपको एंटीबायोटिक भी लेना है और साथ साथ में आपको ऐसी मेडिसिन्स लेनी है जो एसिड प्रोडक्शन को ब्लॉक करने में हेल्प करें। देन एंटा एसिड, हमें एंटा एसिड भी लेना है। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग स्टमक एसिड। एंटा एसिड क्या करती हैं कि स्टमक को ज़्यादा एसिड सीक्रेट करने से क्या करती हैं, रिलीफ करती हैं और प्रोवाइड रैपिड पेन रिलीफ, और क्या करती हैं, पेन से हमें रिलीफ करती हैं। साइड इफ़ेक्ट कैन इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मेन इंग्रेडिएंट्स। ये जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। Then these help with immediate symptoms relief but generally not used as a primary treatment। ये हेल्प करती हैं इमीडिएटली रिलीफ सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए, लेकिन इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में नहीं यूज़ करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड एसिड ब्लॉकर्स आर मोर इफेक्टिव एंड हैव फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स। जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और एसिड ब्लॉकर्स मेडिसिन हैं वो मोर इफेक्टिव है ना, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। देन हिस्टामिन ब्लॉकर, एसिड ब्लॉकर्स। हिस्टामिन्स ब्लॉकर मतलब एसिड ब्लॉकर होते हैं, उनको ऑल्सो हिस्टामिन्स ब्लॉकर्स कहा जाता है। ये रिड्यूस अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज इनटू योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या करते हैं, जो अमाउंट ऑफ एसिड होता है जो कहाँ से रिलीज़ होता है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज़ होता है, उसको ये रिड्यूस करते हैं। विच रिलीव्स गैस्ट्राइटिस पेन। गैस्ट्राइटिस पेन से हमें रिलीफ कराते हैं और एनकरेजिंग हीलिंग, और हील करवाते हैं, है ना, हमारे स्टमक की लाइनिंग को। अवेलेबल बाय प्रेस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर एसिड ब्लॉकर्स इंक्लूड फेमोटिडिन, नाइजरटिडिन एक्सेट्रा। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो होते हैं, these drugs include prescription and over the counter medications। ये भी क्या होते हैं, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से लिया जाता है और ये ओवर काउंटर मेडिकेशंस हैं। ओमेप्राजोल, लेंजोप्राजोल, रेबिप्राजोल,
और पेंटोप्रोजोल और अदर्स। अब हमने पूरे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट डील कर लिया है। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है पेप्टिक अल्सर का। सबसे पहले क्या है वैगोटॉमी। वैगोटॉमी इज अ डेलिब्रेट इंटरप्शंस ऑफ द स्टमक कैरिड बाय द वेगस नर्व्स। जो वेजोटोमी है वो डेलिब्रेट इंटरप्शन ऑफ सिग्नल्स कैरिड बाय ऑफ वेगस नर्व्स। इसमें क्या होता है कि जो वेजोटोमी है वो इंटरप्ट करती है सिग्नल्स को जो कैरिड आउट करते हैं वेगस नर्व को। दिस इज़ द नर्व डेट अमंग अदर थिंग्स, ये एक ऐसी नर्व्स हैं जो कनेक्ट करती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके ब्रेन से। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ योर वेगस नर्व्स कम्युनिकेट विद डिफरेंट ऑर्गन्स। जो डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं वेगस नर्व्स की वो कम्युनिकेट करती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स से। वो आपको बताती हैं कि आपके स्टमक को कब एसिड सिक्रीट करना है। दे टेल योर स्टमक टू सिक्रीट एसिड व्हेन फूड इज प्रेजेंट एंड देन टेल योर अदर ऑर्गन्स टू डू देयर जॉब्स इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। ये बताती हैं आपके स्टमक को कि जब फूड प्रेजेंट होता है तब आपको एसिड सिक्रीट करना है, और बताती हैं कि बाकी ऑर्गन्स को आप अपनी जॉब कैसे परफॉर्म करना है डाइजेस्टिव प्रोसेस के दौरान पर। देन वी विल सी ट्यूनिकल वेजोटोमी क्या होता है। अ ट्यूनिकल वेजोटोमी कट्स द नर्व एट द गैस्ट्रो esophageal junction, the place where esophagus meets your stomach। ट्यूनिकल वेजोटोमी में क्या होता है कि इसमें नर्व को कट किया जाता है, कहाँ पर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन पर, है ना। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर ईसोफेगस आपका मीट करता है आपके स्टमक को। मतलब जो गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन है जहाँ ईसोफेगस मीट्स होता है आपके स्टमक से, उस नर्व को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। फ्रॉम दिस जंक्शन योर वेगस नर्व ट्रेवल्स थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस जंक्शन से क्या होता है, आपकी जो वेगस नर्व्स होती हैं वो ट्रेवल होती हैं ऑर्गन से डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंक्लूड्स योर लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और कहाँ कहाँ जाती हैं ये, लिवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, मतलब सारी कैविटी में जाती हैं, स्टमक कैविटी में जाती हैं, है ना। तो इस नर्व को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है पेप्टिक अल्सर के दौरान पर। अब जब ये जैसे ही कट होगी तो क्या होगा कि आपके जैसे ही वेगस नर्व को कट कर दिया जाएगा तो एसिड क्या होगा, ज़्यादा सिक्रीट नहीं होगा, और एसिड सिक्रीट नहीं होगा तो पेप्टिक अल्सर भी कॉज नहीं करेगा। Then एंट्रेक्टोमी is the resection और सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ स्टमक नोन एज एंट्रम। अब इसमें एक एंट्रेक्टोमी सर्जरी भी होती है जिसमें क्या होता है कि आपके जो पार्ट को, एंट्रम जो पार्ट है स्टमक का, है ना, उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। द एंट्रम इज़ द लोअर थर्ड ऑफ स्टमक डेट लाइज बिटवीन द बॉडी ऑफ द स्टमक एंड पाइलोरिक कैनाल। जो एंट्रम है वो लोअर थर्ड पोर्शन है स्टमक का, जो कहाँ पर रहता है, बिटवीन द बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक कैनाल के बीच का पार्ट है। उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव आउट कर दिया जाता है पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए। देन सर्जिकल मैनेजमेंट में नर्सिंग अलर्ट है। वाई एंट्रेक्टोमी डन इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर डिसीज़। अब एंट्रेक्टोमी क्यों किया जाता है पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के दौरान पर, सुनिए। एंट्रम प्रोड्यूस गैस्ट्रिन। अब जो एंट्रम होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करता है, विच इज़ हार्मोन डेट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड। वो जो एक ऐसा हार्मोन्स है जो स्टिमुलेट करता है स्टमक एसिड की प्रोडक्शन को, मतलब ये एसिड प्रोड्यूस करता है। इट्स रिमूवल लोअर द लेवल ऑफ एसिड सिक्रीशन इन द स्टमक। तो जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो एसिड का सिक्रीशन होगा वो भी क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एंट्रेक्टोमी सर्जरी परफॉर्म करते हैं। देन है पाइलोरोप्लास्टी।
पाइलोरोप्लास्टी इज अ सर्जरी टू वाइड द ओपनिंग इन द लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। पाइलोरोप्लास्टी क्या है? एक सर्जरी है जो क्या करता है, जो ओपनिंग है लोअर पार्ट ऑफ स्टमक की ओपनिंग को क्या कर देता है? वाइड कर देता है। मतलब पाइलोरस को क्या कर देता है? वाइड कर देता है। सो द स्टमक कंटेंट्स कैन एम्प्टी इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो भी स्टमक का कंटेन होता है वो सीधे कहाँ पर जाने लगता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है ना। जैसे ही पाइलोरस को वाइड कर देंगे तो जो पाइलोरस है वो थिक और मस्कुलर एरिया है ना। व्हेन इट इज थिकन और इट्स ओपन नैरोज, फुट कैन नॉट पास थ्रू। क्यों करना पड़ता है? देखो, अगर ये वैसे भी पाइलोरस थिक एरिया होता है और ये जैसे थिक होने लगेगा और नैरो होने लगेगा तो फुट पास नहीं हो पाता है उधर से, इसलिए पाइलोरोप्लास्टी करना पड़ता है, जिसमें क्या हो कि जो ओपनिंग ऑफ पाइलोरस है वो क्या हो जाए? वाइड हो जाए। द सर्जरी इज़ डन वाइल योर अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ये सर्जरी पाइलोरोप्लास्टी हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब आप एनेस्थीसिया के अंडर में हो या फिर स्लीप में हो और पेन फ्री में हो, है ना। इफ़ यू हैव ओपन सर्जरी, द सर्जन मेक्स अ लार्ज सर्जिकल कट्स इन योर बेली टू ओपन द एरिया। अगर आपकी ओपन सर्जरी हो रही है तो सर्जन क्या करेगा? एक लंबा लार्ज सर्जिकल कट लगाएगा आपकी बेली में, है ना, एरिया को क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। कट्स थ्रू सम ऑफ द थिकन मसल्स सो इट बिकम्स वाइडर। फिर वो क्या करेगा कि थिकन मसल्स को कट करेगा, है ना, पाइलोरस की, ताकि वो क्या हो जाए? वाइडर हो जाए, मतलब चौड़ी हो जाए। क्लोजेस द कट इन अ वे दैट कीप्स द पाइलोरस ओपन। अब कट को हम इस प्रकार से क्लोज करेंगे कि क्या हो कि पाइलोरस को वो क्या रखे? ओपन रखे। दिस अलाउज द स्टमक टू एम्प्टी। और क्या अलाउ करे? स्टमक को एम्प्टी होने के लिए अलाउ करें। सर्जन कैन ऑल्सो डू दिस सर्जरी यूजिंग अ लेप्रोस्कोप। सर्जन ये सर्जरी लेप्रोस्कोप यूज़ करके भी कर सकते हैं। जो लेप्रोस्कोप है ये एक टिनी कैमरा है डेट इज़ इंसर्टेड इनटू योर बेली थ्रू अ स्मॉल कट। जो स्मॉल कट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? बेली में हम इंसर्ट कर सकते हैं। वीडियो फ्रॉम द कैमरा विल अपीयर ऑन मॉनिटर इन द ऑपरेटिंग रूम। अब इसका जो वीडियो है ना, कैमरा का वीडियो जो रहेगा ये कहाँ से हमें मॉनिटर होगा? ऑपरेटिंग रूम में मॉनिटर होगा। द सर्जन व्यूज़ द मॉनिटर टू डू द सर्जरी। सर्जन उसी को मॉनिटर को देख कर क्या करेगा? सर्जरी को परफॉर्म करेगा। ये देखिए, पाइलोरोप्लास्टी में क्या था? पहले ये नैरो था, है ना, पाइलोरस हमारा नैरो था बिफोर द सर्जरी। उसको क्या किया? वाइड किया। वाइड करने के बाद क्या हो गया? आफ्टर द सर्जरी क्या हो गया? हमने पाइलोरस को वाइड कर दिया और जो फुट था वो ईजिली क्या होने लगा? पास आउट होने लगा। देन वी विल सी नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। So it is done in the following 3 manners: nursing assessment, priority needs and NCP. First we will discuss about nursing management of pyloric ulcer. सबसे पहले हम क्या पूछेंगे पेशेंट से? हैव यू, वही पूछेंगे कि आपने स्पाइसी फूड ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं लिया, सेंस ऑफ बर्न तो नहीं है, प्रीवियस हिस्ट्री तो नहीं है आपको अपर एब्डोमिनल पेन से रिगार्डिंग, आपको कफिंग विद ब्लड तो नहीं आ रहा है। वाइटल साइन चेक करेगी नर्स पेशेंट का, है ना। परफॉर्म ब्रीथ टेस्ट, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी परफॉर्म करेंगे। देन वी विल सी नर्सिंग मैनेजमेंट। नीड्स टू रिलीव फ्रॉम हार्टबर्न ईसोफेजियल पेन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नर्सिंग हम कैसे मैनेज करेंगे पेशेंट को? तो सबसे पहले उसके हार्टबर्न और ईसोफेजियल पेन जो हो रहा है उसको रिलीव करेंगे। एडमिनिस्टर ऑफ एंटी एसिड हिस्टामिन ब्लॉकर्स मेडिकेशंस। एडमिनिस्टर करवाएंगे पेशेंट को एंटी एसिड और हिस्टामिन ब्लॉकर मेडिकेशंस को। नीड टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या करना पड़ेगा? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने की उसको ज़रूरत रहेगी। वाइटल साइन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वुंड केयर, एंडोस्कोपी सर्जरी। वाइटल साइन हम चेक करके उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे और एंडोस्कोपी सर्जरी परफॉर्म करेंगे।
नीड टू मेंटेन हिज हर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ज़रूरत रहेगी कि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करके रखें, हम मेंटेन करके रखें, लिक्विड डाइट उसको प्रोवाइड करें, एंजाइटी को रिड्यूस कराएं और हेल्थ एजुकेशन उसको अच्छी दें ताकि वो समझ सके कि उसको कौन सी डिसीज़ है और कितना ख़तरा है और किस प्रकार वो ठीक हो जाएगा, और उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग। क्या होगा कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने लगेगा, किससे रिलेटेड, वॉमिटिंग से रिलेटेड, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा, सर्जरी से रिलेटेड, न्यूट्रिशनल स्टेटस चेंज होगा रिलेटेड टू बॉडी रिक्वायरमेंट, एंजाइटी होगी रिलेटेड टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कंडीशंस। बस तो आज के लिए इतना ही, और इतना ही ये टॉपिक था। थैंक यू सो मच।